गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। जैसा कि हम पढ़ रहे थे यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि रूस में किस तरह से समाजवाद आया और उसके बाद में किस प्रकार से वहाँ के साम्राज्य में उथल पुथल हो गई। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, पहला विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य। यानी कहने का मतलब एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1914 और 1918 के मध्य पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था और इस विश्व युद्ध के दौरान ही रूस की क्रांति हुई थी। तो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या भूमिका थी, रूस किस गुट में था और कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद में रूस में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से जार को क्रांति का सामना करना पड़ा। तो वही चीज़ आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य। मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 1914 में और 1918 तक ये लड़ा गया था। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित अगर इसमें कुछ हुआ है तो वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप उस समय दो गठबंधनों में बट गया था। यानी कि कहने का मतलब विश्व युद्ध से पहले ही कई ऐसी परिस्थितियां बनती गई जिसने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई और उसकी हत्या के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूरोप महाद्वीप है उस समय दो गुटों में बट चुका था, दो गठबंधनों में बट चुका था। कहने का मतलब एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी, केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया व तुर्की। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, दो गठबंधनों में यूरोप बटा हुआ था। पहले जो केंद्रीय शक्तियां थी या ये समझ लीजिए धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियां कह दो या धुरी राष्ट्र कह दो, एक ही बात है। केंद्रीय शक्ति या धुरी राष्ट्र एक ही चीज है। जो धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, केंद्रीय शक्तियां या धुरी राष्ट्र। उसके बाद में है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। इसके बाद में जो मित्र राष्ट्र थे इसमें इटली भी शामिल हो गया। तो ये दो महागठबंधन उस समय यूरोप में बन चुके थे और इन दोनों ही महागठबंधनों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इटली के शामिल होने के बाद में एक देश और जुड़ा, रोमानिया। इस तरह से ये हो गए मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और रोमानिया, ये मित्र राष्ट्र थे। और एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियां या धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। इन दोनों ही महागठबंधनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। जब युद्ध लड़ा गया तो उस समय
रूस को पूरा जन समर्थन मिल रहा था, रूस को पूरा जन समर्थन मिल रहा था। जो रूस की जनता थी वो कहीं ना कहीं जार को अपना पूरा समर्थन दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, युद्ध आगे चलता गया, कहीं ना कहीं जो रूस की जनता थी वो अब काफ़ी थक चुकी थी, या फिर अब वो राजा को या जार को समर्थन करने में असंतुष्ट समझ रही थी अपने आप को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने राजा का समर्थन देना बंद कर दिया, कम कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में स्थिति अलग थी, लेकिन धीरे धीरे रूस की जनता को ऐसा लगने लग गया कि राजा भी कहीं ना कहीं तानाशाह है, जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं राजा का विरोध जनता कर रही थी, लेकिन फिर भी युद्ध की परिस्थिति में वो जानते थे कि अगर आज हम राजा का साथ युद्ध में नहीं देंगे तो हमारा भी कोई वर्चस्व नहीं बचेगा। लेकिन ज़्यादा लंबा युद्ध होने की वजह से कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता थी उन्होंने राजा का समर्थन देना बंद कर दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ? राजा का समर्थन देना बंद कर दिया, और कहीं ना कहीं समय ऐसा गुजरता रहा कि शुरुआत के कुछ वर्षों में 1914 से 1916 ये समय ऐसा था जिसमें जो केंद्रीय शक्तियां थी, जो धुरी राष्ट्र थे, वह काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। धुरी राष्ट्र काफ़ी मजबूत स्थिति में थे और एक विजेता की तरह ये युद्ध लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति हो रही थी कि चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, रूस हो, ये कहीं ना कहीं अपनी हार से थोड़ा हताश हो रहे थे। और शुरुआती जो वर्ष थे 1914 से 1916, इसमें जो विजय हो रहे थे वो कौन हो रही थी? केंद्रीय शक्तियां। लेकिन युद्ध के बीच में एक देश और आके मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, वो था अमेरिका। और अमेरिका के शामिल होते ही कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हम रूस के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले विश्व युद्ध में रूस की भूमिका, किस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा, किस तरह से कार्य किए, और कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता थी, रूस की जनता, वो जर्मन विरोधी भावनाओं से भी प्रबल थी। भाई राजा का विरोध तो कर रही थी, लेकिन युद्ध जैसी संकट में वो राजा का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता में जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल थी। यानी कि रूस की जो जनता थी वो जर्मनी का विरोध कर रही थी। अब विरोध क्यों कर रही थी? यानी कि जर्मन भावनाओं का विरोध क्यों कर रही थी? तो मैं आपको बता दूं कि जार निकोलस जो द्वितीय था, इसने जर्मनी के नाम से, यानी जर्मनी का एक नाम है शब्द, उस शब्द के नाम से अपना एक शहर बसाया, सेंट पीटर्सबर्ग। जार ने क्या किया? सेंट पीटर्सबर्ग, यानी एक जर्मनी नाम है, ये जर्मन नाम है, ये सेंट पीटर्सबर्ग, जर्मन भाषा का। तो इस नाम का एक शहर बसाया था जार ने, सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन वहाँ की जो नाराज जनता थी रूस की, उन्होंने इसकी खिलाफत की, और इसकी खिलाफत करके सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया? पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद यानी पेट्रोग्राड। और इससे रिलेटेड आज अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पेट्रोग्राड की जो मजदूर हड़ताल थी वो काफ़ी फेमस मजदूर हड़ताल थी। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, इसका नाम जर्मन नाम पे था, तो इसको क्या कर दिया? हटा दिया, और इसका नाम क्या कर दिया गया? पेट्रोग्राड कर दिया गया। और कहीं ना कहीं विरोध का एक कारण ये था कि जो राजा की जो पत्नी थी, महारानी जारीना अलेक्जेंड्रा, जारीना अलेक्जेंड्रा, जारीना समझ लीजिए आप, तो जारीना जो क्या थी? जार की पत्नी अलेक्जेंड्रा, जारीना अलेक्जेंड्रा, ये जो थी वो कहाँ की थी? जर्मन मूल की। तो कहीं ना कहीं जर्मन विरोधी भावनाएं तो
लोगों के मन में थी, रूस के लोगों के में। तो एक कारण तो ये हो गया सेंट पीटर्सबर्ग वाला, और दूसरा क्या हुआ कि जो यहाँ की जो रानी थी जारीना, वो कहाँ के मूल वंश की थी, जर्मन के मूल वंश की थी, यानी जर्मनी मूल की थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विरोध का कारण हुआ। दूसरी बात, जो जारीना थी इसके ऊपर रासपुटिन नाम का एक साधु था, सन्यासी था, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। रासपुटिन, ये साधु था रासपुटिन नाम का। इस रासपुटिन जो साधु था, इसका प्रभाव जारीना के ऊपर बहुत ज्यादा था। ये इसी की बात मानती थी। और कहने का मतलब जनता की नजर में क्या था, रासपुटिन क्या है, एक सन्यासी है, साधु है, तांत्रिक है, और इसके जाल में कौन है, जारीना। इसीलिए अच्छे सलाहकार नहीं होने की वजह से, यानी कि रासपुटिन नाम का जो सलाहकार था उसको रूस की जनता अच्छा सलाहकार नहीं मानती थी। तो कहीं ना कहीं इन वजह से भी जो रूस की जनता थी वो अपने ही जार के खिलाफ थी या अपने ही राजा के खिलाफ थी। तो ये कई कारण ऐसे थे कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, समर्थन भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं रूस की जनता में जो जर्मन विरोधी भावनाएं थी वो काफ़ी प्रबल हो रही थी। और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने के पीछे मैंने कारण बता दिया। उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजा को भी क्या करना पड़ा, क्रांति का सामना करना पड़ा, और वही राजा अब जनता के बीच में अलोकप्रिय बन गया। कहीं ना कहीं जनता समर्थन भी कर रही थी, लेकिन उसकी कुछ गलतियों की वजह से या जर्मन विरोधी प्रबल भावनाओं की वजह से अब राजा क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। और साथ में लंबा युद्ध जब चला तो सिपाही भी युद्ध से क्या हो गए, तंग आ गए। सिपाही भी युद्ध से तंग हो गए, क्योंकि लंबा समय 4 साल तक ये युद्ध चला था। तो कहीं ना कहीं जब लंबा युद्ध चला तो रूस के जो सिपाही थे वो काफ़ी क्या हो गए थे, तंग आ चुके थे। अब वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, अब वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनके कंधे झुक गए थे, जर्मन विरोधी प्रबल भावनाएं हो गई, वहाँ की जनता का शोषण हो रहा था। तो ये कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से रूस में क्रांति हुई। यानी कहने का मतलब रूस की क्रांति के पीछे ये कारण थे जर्मन विरोधी प्रबल भावनाएं, प्रथम विश्व युद्ध का होना जिसमें सेनाएं भेज दी गई, लंबा युद्ध चला, सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे, तंग आ गए थे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो रूस के राजा को क्रांति का सामना करना पड़ा। अब जब युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उसमें 2 मोर्चे बने हुए थे, पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा। ये देखो 2 मोर्चे बने हुए थे, पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा, जहां ये युद्ध कर रहे थे फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में 2 मोर्चे बने हुए थे जहां से जो रूस की सेना थी वो लड़ रही थी। पश्चिमी मोर्चा जो कि फ्रांस की सीमा जो थी उसकी खाइयों में लड़कर सैनिक युद्ध लड़ रहे थे। यानी पश्चिमी मोर्चे पर रूस के जो सैनिक थे या अन्य जो सैनिक थे वो खाइयों में रहकर युद्ध लड़ रहे थे, तो सुरक्षित थे। दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चा जो काफ़ी बड़ा फासला तय करना पड़ता था इनको, जिसकी वजह से अधिकांश सैनिक इसमें मारे गए। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 1917 में, यानी 1 साल पहले, विश्व युद्ध की समाप्ति के 1 साल पहले 1917 में लगभग 70 लाख सैनिक मारे जाने का अनुमान था। यानी कि 1917 में 1 साल पहले लगभग 70 लाख सैनिक मर चुके थे, इतनी जनहत्या हो चुकी थी। और जब रूस की सेना को ऐसा लगने लग गया कि कहीं ना कहीं हमारे सैनिक थक रहे हैं, हम हार रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, वापस रूस की तरफ वो बढ़ने लग गए। और जब वो रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में मिलने वाली फसल और जो भी इमारतें थी उनको क्या कर रहे थे, तोड़ते तोड़ते आ रहे थे, ताकि दूरी राष्ट्रों को वहाँ पर रहना ना पड़े, वहाँ पर रुके नहीं, उनके लिए अनाज नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इस तोड़ फोड़ में
30 लाख व्यक्ति क्या हो गए, शरणार्थी हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब युद्ध चल रहा था तो रूस के जो सैनिक थे वापस पीछे आए तो वो इमारतों को तोड़ रहे थे, फसल को बर्बाद कर रहे थे, ताकि जो केंद्रीय शक्तियों के जो सैनिक हैं वो वहाँ पर रुक नहीं सके, उन्हें स्थान नहीं मिल सके। इस वजह से वो उन्हें तोड़ फोड़ और नुकसान पहुँचाते आ रहे थे। लेकिन इसकी वजह से भी लगभग 30 लाख जो व्यक्ति थे वो क्या हो गए, शरणार्थी हो गए, बेघर हो गए। बहुत से लोगों के ऊपर इस प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा। अब उसके बाद में युद्ध जब चल रहा था तो युद्ध का असर बहुत भयंकर पड़ा। आर्थिक हानि और जनहानि ये सबसे ज़्यादा हुई। करोड़ों की संख्या में सैनिक मारे गए, आर्थिक अरबों खरबों रुपए इस युद्ध में खर्च हो गए। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध का बहुत बुरा असर पड़ा। कहाँ पर? रूस में। हम रूस की बात कर रहे हैं। तो इस युद्ध में या इस युद्ध के दौरान या अंतिम समय में रूस में बहुत बुरा इसका असर पड़ा। पहले ही हम देख चुके हैं कि रूस की अधिकांश जनसंख्या क्या कार्य करती थी? कृषि। रूस की अधिकांश यानी 85% जनसंख्या कृषि कर रही थी। और जो बचे कुछ उद्योग थे वो भी इस विश्व युद्ध की वजह से क्या हो गए, चौपट हो गए, बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति थे, मजबूत जिनका शरीर था, वो पहले उद्योगों में काम करते थे। लेकिन अब युद्ध के दौरान उनको कहाँ भेज दिया गया? सैनिक बनाकर युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब उद्योगों में काम करने वाला कोई भी नहीं रहा। अब उद्योगों में कोई काम करने वाला नहीं रहा तो उद्योग धंधे क्या हो गए? चौपट हो गए। उद्योग धंधे चौपट हो गए और वहां पर युद्ध लड़ने जो सैनिक गए वो वहां पर मर भी गए। अब जिस घर में अगर कोई सैनिक कमाने वाला मर गया है तो उस घर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी बिगड़ जाएगी। उद्योग बिगड़ गए, घर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई, वस्तुओं की क्या हो गई, कीमत महंगी हो गई। जो रेल लाइन डली हुई थी वो भी उखड़ने लग गई, रेल पटरियां उखाड़ दी गई या उखड़ गई 1916 में। तो कहीं ना कहीं इस विश्व युद्ध का रूस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। जहां रूस एक महाशक्ति के रूप में था, लेकिन इस विश्व युद्ध ने रूस की पूरी कमर तोड़ दी, चाहे आर्थिक रूप से या जनहानि के रूप में। तो कहीं ना कहीं इस विश्व युद्ध का रूस के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़े। उद्योग धंधे नष्ट हो गए, बेरोजगारी हो गई, यहाँ तक कि जो सैनिक युद्ध लड़ रहे थे उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती थी, रोटी की, गेहूं की। तो अब वहाँ पर इतना उत्पादन नहीं होने लगा कि वहाँ पर पूर्ति की जा सके। तो कहीं ना कहीं रूस में अन्न का अभाव भी हो गया, रोटी का अभाव हो गया, अनाज का अभाव हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो रूस की अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, चरमरा गई थी। और राजा भी जो प्रजा थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रूस की जनता थी या जो मजदूर किसान थे, जो बेचारे असहाय हो गए थे, बेघर हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, उन्होंने 1917 में ऐसी परिस्थितियों में अपने ही राजा जार के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया।